नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, हमारे देश में हर माँ-बाप चाहता है कि उसका जो बेटा या बेटी किसी ऐसे एग्ज़ाम को क्रैक करे या एक ऐसा मुकाम हासिल करे, जहाँ पर होने का उन माता-पिता को फ़क्र हो, गर्व हो। लेकिन इस गर्व में, इस फ़क्र की चाह में कई बार हम अपने बच्चों के सपनों को दबा देते हैं, तोड़ देते हैं। वो बनना कुछ चाहते हैं, उनके मन में कुछ होता है, लेकिन हम माता-पिता इतना दबाव डालते हैं कि आखिर उनके जीवन की डोर भी टूट जाती है। बीते दिनों राजस्थान के कोटा में ऐसे मामले सामने आए, जिनमें परीक्षा में सफल होने, अलग-अलग परीक्षाओं में मैं कहना चाहूँगा, कोई मेडिकल की परीक्षा की तैयारी कर रहा था, तो कोई इंजीनियरिंग की, तो कोई अन्य। उन परीक्षाओं की तैयारियों के दबाव में परिवार का इतना मानसिक दबाव, समाज का इतना मानसिक दबाव उन छोटे बच्चों पर पड़ा, यंग जनरेशन पे पड़ा कि उन्होंने अपने जीवन को समाप्त करना ज़्यादा बेहतर समझा। परफॉर्म करने की उनकी दबाव की वो झेल नहीं पाए। आखिर आज की युवा पीढ़ी कहाँ जा रही है? क्यों इतनी भाग-दौड़ कि अपने जीवन को ही समाप्त कर ले? एक माँ-बाप एक बच्चे को पाल-पोस कर बड़ा करता है, 17-18 साल तक उसे पालता है और ये चाह रखता है कि वो शायद उसके सपनों को पूरा करे। लेकिन वो माँ-बाप ये भूल जाते हैं कि उस बच्चे के भी कुछ सपने होंगे, उसकी भी कुछ इच्छाएँ होंगी। लेकिन हम कब जागेंगे? इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ता श्री नरेंद्र आहूजा जी। आहूजा जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद अमित जी। आहूजा जी, हर साल हम देखते हैं कि एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जैसे ही आता है 10वीं का, 12वीं का और 8वीं 9वीं का भी अब देखने लगे हैं हम कि रिज़ल्ट्स आने के बाद बहुत सारे ऐसे केस आते हैं कि या तो बच्चे घर छोड़ के भाग गए या उन्होंने अपना जीवन समाप्त कर दिया। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट्स आने के बाद भी ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं, ज़्यादातर में आत्महत्या का सहारा लेते हैं बच्चे। आखिर आज का युवा इतना मानसिक रूप से कमज़ोर है क्या कि वो आत्महत्या का सहारा लेता है, या हम इस समाज ने, माता-पिता ने, परिवार ने ऐसी स्थितियां पैदा कर रखी हैं कि वो बच्चा मानसिक रूप से इतना दबाव और इतने मानसिक कमज़ोर हो जाता है कि वो अपने जीवन को ही समाप्त कर लेता है। आपकी इसमें क्या राय है? देखिए अमित जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो आज आपने उठाया है। मैं इस विषय को उठाने के लिए आपको साधुवाद देता हूँ, आप बधाई के पात्र हैं। और विशेष रूप से इसी विषय पर परीक्षाओं के निकट अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी मन की बात में भी इस चिंता को जाहिर किया था और ये कहा था कि बच्चों को परीक्षाओं को बहुत ही सहज भाव से लेना चाहिए और बच्चों पर परीक्षाओं को लेकर कभी भी कोई अनावश्यक दबाव ना तो परिवार की तरफ से, ना समाज की तरफ से, ना ही बच्चों को स्वयं अपनी ओर से लेना चाहिए, क्योंकि यही अनावश्यक रूप से माता पिता, अभिभावकों, समाज, परिवार द्वारा बच्चों पर बनाया गया दबाव उन बच्चों को जीवन में यदि सफलता उस परीक्षा में नहीं मिलती है तो इस कदम को उठाने पर मजबूर कर देता है और बच्चों को लगता है जैसे माता पिता के सपनों को पूरा ना कर पाने के वह दोषी हैं और उस दोष के दंड को वह स्वयं खुद को देते हुए आत्महत्या जैसा कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। इसके लिए यदि मैं कहूं, आपने कहा कि क्या बच्चे मानसिक रूप से इतने कमजोर हैं,
तो एक उत्तर निकल कर के आता है कि बच्चों के तो मन अभी कोमल और कच्ची मिट्टी की भांति होते हैं। उन्हें इसी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत आकार देने का कार्य मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, माता पिता और आचार्य द्वारा ही किया जाना होता है। लेकिन यदि वह मिट्टी थोड़ी सी पक जाए, आपको एक उदाहरण देता हूं। अब यदि कोई घड़ा बन गया और घड़ा बन जाने के उपरांत हम सोचें कि ये घड़े का मैं सुराही बनाऊंगा और घड़े के ऊपर छेद कर दूंगा ताकि बर्तन को पानी निकालने के लिए अंदर ना डालना पड़े और बाहर से टेढ़ा करके निकाल लूं, तो पके हुए घड़े की सुराही बनाने का प्रयास करना तो उस घड़े को तोड़ देना है। ठीक इसी प्रकार हम अपनी इच्छाओं का, हम अपने अतृप्त सपनों की पूर्ति का यदि सीधे शब्दों में कहूं तो माँ बाप अपने जीवन में जिन चीजों को प्राप्त नहीं कर पाए उन्हें प्राप्त करने का अपने बच्चों के माध्यम से एक अनावश्यक प्रयास करते हैं और उसका पूर्ण दबाव बच्चों पर डाल देते हैं। मैं यदि अपने जीवन में डॉक्टर नहीं बन पाया, कोई भी अभिभावक और बच्चे पर दबाव डालता है कि अरे मैं नहीं कर पाया तो क्या हुआ, मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बना करके दिखाऊंगा, और बस इसी अनावश्यक दबाव में उस एक गला काट प्रतियोगिता में हम अपने बच्चे को दौड़ा देते हैं। और दौड़ाते भी ऐसा है कि तेरे पास इसमें जीतने के अतिरिक्त या उस प्रतियोगी परीक्षा को पास करने के अतिरिक्त या 10वीं और 12वीं के बोर्ड की परीक्षाओं में बहुत अच्छे अंक लाने के अतिरिक्त अन्य कोई चारा नहीं है। जब ऐसा दबाव बना देते हैं कि इसके अतिरिक्त अन्य कोई चारा नहीं है, यही एकमात्र लक्ष्य है और इसे तुझे प्राप्त करना ही है, और यदि लक्ष्य से चूके तो वह बच्चा अपने ऊपर इतना अधिक दबाव ले लेता है कि वह अपने जीवन को ही समाप्त कर बैठता है। इसके लिए जहां तक यदि मैं कहूं कि ये माता पिता की मानसिकता दोषी है, तो साथ ही साथ मैं एक बात और भी कह सकता हूं कि वह बच्चों के माता पिता की मानसिकता तो दोषी है ही है, लेकिन साथ ही साथ ये शिक्षा व्यवस्था भी दोषी है। वह शिक्षा व्यवस्था कौन सी है? तो वह शिक्षा व्यवस्था है अमित जी, जब मेरा देश स्वाधीन हुआ तो मेरे देश के उस समय के नीति नियंताओं के पास जो मेरे देश के लिए नीतियां या संविधान बना रहे थे, 3 प्रकार की शिक्षा व्यवस्थाएं उपलब्ध थीं जिनमें से वह चुन सकते थे। पहली, लॉर्ड मैकाले द्वारा ब्रिटिश संसद में एक उद्घोष के साथ मेरे देश पर थोपी गई एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसमें उसने कहा था कि ये देश चाहे आजाद हो जाए, लेकिन इस एजुकेशन पॉलिसी के कारण, इस शिक्षा व्यवस्था के कारण ये देश और इसके बच्चे, आने वाली संततियां मानसिक रूप से सदा सर्वदा गुलाम बनी रहेंगी। और जिस शिक्षा व्यवस्था के बारे में एक बात हम कहा करते हैं कि ये शिक्षा व्यवस्था क्लर्क बना सकती है, मैनेजर बना सकती है, डॉक्टर इंजीनियर बना सकती है, लेकिन मनुष्य का निर्माण नहीं कर सकती, और ऐसी शिक्षा व्यवस्था ही विद्यार्थियों पर दबाव बनाने या बनवाने का काम करती है। और 2 कौन सी शिक्षा व्यवस्था अन्य थी? जहां विद्यार्थियों की इच्छाओं का, पढ़ने वाले के सपनों को पंख देने का काम किया जाता था। जब उसमें देखा गया कि बचपन से ही उसकी तो अभिरुचि लड़ने में है, कुश्ती लड़ने में है, तो गुरु ने अपने गुरुकुल में उसे कुश्ती के अखाड़े में उतार दिया और उसी में प्रवीण कर दिया। या इसके अतिरिक्त ये तो स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने की गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली दी,
तो इसमें बच्चों के सपनों को पंख लगाने का काम किया जाता रहा और फिर उसी के अनुसार दीक्षांत समारोह में जब बच्चा पढ़ करके जाता तो ये नहीं 10वीं पास किए तो 10वीं का सर्टिफिकेट मिलेगा, 12वीं पास की तो 12वीं का मिलेगा। वहां गुरुकुलीय शिक्षा व्यवस्था में जैसे बच्चे के सपने थे, गुरु ने, आचार्य ने उन सपनों को पूरा करते हुए बच्चे के सपनों को पूरा करने का काम गुरु आचार्य ने किया है, शिक्षक ने किया है, उस गुरुकुलीय शिक्षा व्यवस्था ने किया है। तो जी। वो उसमें तो वह फिर सर्वोत्तम देगा ना। यदि कोई मेरी स्वयं की इच्छा है, मैं कोई काम करना चाहता हूं तो मैं उसको बहुत श्रेष्ठता से कर पाता हूं। यदि मैं किसी दबाव में अपनी इच्छा के बिना केवल दूसरों की इच्छा पूर्ति के लिए, चाहे वह माता पिता या शिक्षक की इच्छा पूर्ति क्यों ना हो, तब मैं उस काम में अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाता हूं, तो ये शिक्षा व्यवस्था, मैकाले की शिक्षा व्यवस्था भी दोषी है बच्चों में लगातार बढ़ रही आत्महत्या की घटनाओं का, और विशेष रूप से जब परीक्षा फल आते हैं। और तीसरी शिक्षा व्यवस्था थी जिसमें से चुना जा सकता था, प्राचीन और नवीन को जोड़ करके दी गई। महात्मा हंसराज जी, जो कि त्यागी तपस्वी श्वेत वस्त्रधारी एक सन्यासी थे, उनके द्वारा एक आंदोलन के रूप में दी गई डीएवी की शिक्षा प्रणाली, जहां शिक्षा के साथ संस्कार भी दिए जाते हैं। जब संस्कार दिए जाते हैं तो बच्चों के मन या बुद्धि इतनी कमजोर नहीं होती कि बच्चे इस प्रकार का कोई भी कदम अपने जीवन में उठा लें और अपनी जीवन लीला को ही समाप्त कर जाएं। तो ये सारी बातें हैं जो ऐतिहासिक रूप से भी और वर्तमान में भी दोषी सिद्ध होती हैं बच्चों में निरंतर बढ़ रही आत्महत्या की प्रवृत्ति का, और बच्चों का वह दबाव ले लेने का, जिस दबाव के अंतर्गत बच्चे स्वयं को कमजोर पा करके या माता पिता की इच्छा को पूर्ण करने में असमर्थ पा करके अपना जीवन समाप्त कर बैठते हैं। जी जी, अमित जी। बिल्कुल आपने सही कहा। और लेकिन आहूजा जी, इसके अंदर मैं शायद आज के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, स्कूल्स हैं, इनको भी कहीं न कहीं दोषी मानता हूँ, क्योंकि जी। 10वीं के अंदर कहा जाता है कि आप प्री बोर्ड्स या बोर्ड्स में जितने अंक लेके आएँगे, उसके हिसाब से आपको 12वीं के अंदर स्ट्रीम, 11वीं और 12वीं के अंदर जो स्ट्रीम है वो मिलेगी। यानी कि अगर आप 80%, 85% लाए हैं तो आपको जो है मैथमेटिक्स मिल सकता है, नहीं तो आप दूसरे पे आपको बायोलॉजी मिलेगा, अन्य पे आपको कॉमर्स मिलेगा और तीसरे में आपको आर्ट्स मिलेगा। यानी उसने भी उन स्कूलों ने भी ये बता दिया है कि आपका ग्रेड क्या है। दूसरी बात, स्कूलों का एक दबाव रहता है कि उनका जो पास परसेंटेज है वो 100% रहे, क्योंकि अगर वो 100% नहीं दिखेगा तो लोग अपने बच्चों को वहाँ पे एडमिट नहीं करेंगे। और इस बिज़नेस में, क्योंकि वैसे तो कहते हैं कि स्कूल एजुकेशन बिज़नेस नहीं है, लेकिन वास्तविकता कुछ अलग ही है। लोग बिज़नेस की तरह ही चला रहे हैं आज स्कूलों को। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं, बहुत सारे एजुकेशन संस्थाएँ हैं जो बिज़नेस की तरह चला रही हैं। तो उनका ये दबाव रहता है कि बच्चा पास हो और मेरिट में आए। जितने बच्चे मेरिट में आएँगे, उतना उनके स्कूल का नाम होगा और नए एडमिशन आएँगे। लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसे और फीस देंगे। तो एक तो ये कारण रहते हैं बच्चों के। और दूसरा, अगर मैं एक अपनी ही बात को आगे बढ़ाऊँ, तो मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आज इतने बच्चे एडमिशन के लिए भीड़ लगा रखी है लोगों ने। अभी हम देखते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ने अपना एक नया एग्ज़ामिनेशन आरंभ किया है, क्योंकि मेरिट और एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरने वाले बच्चों की संख्या लाखों में होती है, और सीट्स हज़ारों में होती हैं। तो किसी को तो सीट मिलेगी और कोई तो रहेगा। तो ये सब चीज़ें भी कारण हैं कि लोग एक भाग-दौड़ में लगे हैं कि हमें या तो डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। ये भी कहीं न कहीं दोषी है सिस्टम का ये वाला हिस्सा, बच्चे के ऊपर एक नाजायज़ रूप से एक दबाव बनाने का। आप उसमें क्या कहना चाहेंगे? जी अमित जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये जो एक नया पक्ष आपने सामने रखा है कि शिक्षा का व्यवसायीकरण, जब तक शिक्षा मेरे देश में संभ्रांत नागरिकों के निर्माण का एक माध्यम थी,
तब तक ऐसी घटनाएं ना तो कभी कोई सुनने में आती थी, ना ही कभी कोई देखने में आती थी, ना ही हम कभी सोच सकते थे। लेकिन आज शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है, और शिक्षा जो सेवा का या संभ्रांत नागरिकों के निर्माण का माध्यम होनी चाहिए थी, वह एक बिजनेस बन गई है। आज बड़े बड़े जो व्यापारिक घराने हैं या जो बड़े बड़े व्यवसायी हैं अलग अलग शहर में, वह एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा बतलाया जाता है कि चलिए, आप और कुछ ना भी कर पाए तो आप स्कूल खोल लीजिए, कॉलेज खोल लीजिए। तो जो खुद नहीं पढ़े वह दूसरों को पढ़ाने के एक साधन बनाते हुए विद्यालय या कॉलेज खोल रहे हैं, ये भी एक बड़ा मुख्य कारण है विद्यार्थियों में बढ़ते हुए तनाव का, और तनाव के कारण होने वाली आत्महत्याओं का। क्यों? क्योंकि माता पिता जब कहीं भी एमबीबीएस या इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला करवाते हैं तो दाखिले की फीस एक बहुत बड़ा कारण रहती है, और वो दाखिले की फीस इतना बड़ा कारण रहती है कि मैंने बच्चे की शिक्षा पर उसे डॉक्टर बनाने के लिए या इंजीनियर बनाने के लिए इतने करोड़ रुपए या इतने लाख रुपए खर्च किए हैं। अब यदि मैंने किसी के ऊपर इतना पैसा खर्च किया है तो उसे मुझे वापस भी लेना है। कोटा के कोचिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला दिलवाया, वहां रख करके रह करके बच्चा पढ़ा, और वहां रहने के साथ साथ वह वहां के जो भी वहां पर व्यवस्था रहेगी, चाहे वो चाहे पेइंग गेस्ट के रूप में रह रहा है, या जी। उसकी माँ या पिता या दादी में से कोई एक जाकर के वहां साथ रह रहा है, या वह फिर वहां पर हॉस्टल की फैसिलिटी ले रहा है, उसमें भी खर्चा हो रहा है। तो वहां की जब वो व्यवस्था देखता है कि आपस में ही, साथियों में ही कितनी गलाकाट प्रतियोगिता है, तो वह उस दबाव को मान लेता है, और वह ये भी देखता है कि मेरे पिता किस प्रकार से अपनी सीमित आय में से खर्च निकाल करके मुझे पढ़ा रहे हैं। यदि मेरा दाखिला नहीं होगा तो मैं अपने पिता को क्या मुंह दिखाऊंगा। जी। वह मुंह ना दिखाया ना पड़े, इसके लिए भी वह कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाद यदि मनवांछित दाखिला नहीं मिलता है तो आत्महत्या कर लेता है। यहां तक कि अमित जी, मेरे देश में तो शिक्षा का व्यवसायीकरण यहां तक हो गया कि यदि मेरे देश में दाखिला नहीं मिला तो अभी यूक्रेन में जाकर के वहां मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। जी। चाहे वहां की डिग्रियों को मेरे देश का एमसीआई मान्यता दे या ना दे, लेकिन वे वहां ले जाकर के बच्चों को एमबीबीएस करवा रहे हैं, डॉक्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन वार हो गई तो ये वहां से बच्चों को निकालना भी एक बहुत बड़ी समस्या हो गई। तो कुल मिलाकर के जिस प्रकार का शिक्षा का वातावरण हम लोगों ने बना लिया है अपने ही समाज के अंदर, कि बच्चा अगर डॉक्टर, इंजीनियर या मैनेजर नहीं बनेगा तो बच्चे का तो जैसे जीवन अंधकारमय हो जाएगा। मैं एक बात कहता हूं, जितने भी महान और बड़े व्यक्ति हुए हैं, क्या सभी ने औपचारिक शिक्षा ऐसे ही बड़े बड़े तथाकथित नामचीन कॉलेजेस से ली थी क्या? तो निकल कर क्या आता है कि नहीं, इनमें से कई लोगों ने तो शायद औपचारिक शिक्षा ली ही नहीं थी। कबीर कितना पढ़े थे? कबीर पर रिसर्च होती है, पीएचडी होती है। कबीर खुद कितना पढ़े थे? सूरदास, कालिदास आदि आदि सभी अपने परिश्रम से बाद में बन गए, या हम उस समय दाखिला ना भी ले पाए तो बाद में भी पढ़ करके हम अपनी मनवांछित शिक्षा को ग्रहण करते हुए अपने मनवांछित व्यवसाय में आ सकते हैं। जैसे मैंने भी अपनी जो एलएलबी की पढ़ाई है, मैंने अपनी नौकरी के दौरान की, और उसके बाद सेवानिवृत्त होने के बाद अपना कार्य प्रारंभ किया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, एक दरवाजा बंद होता है तो अन्य अनेकों दरवाजे जीवन में मेरे लिए सदैव खुले रहते हैं। ऐसा विचार करते हुए ही हमें अपने जीवन के अंदर कार्य करना चाहिए, और कभी तनाव को अपने ऊपर इतना अधिक हावी नहीं होने देना चाहिए, या दूसरों की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए पूर्ण शक्ति लगा देने के उपरांत भी यदि वह मेरी इच्छा नहीं है
तो मैं नहीं कर पाता हूं, तो उसके लिए ऐसा कदम उठाना कि अपना जीवन ही समाप्त कर लेना, ऐसा कभी भी अपेक्षित नहीं है, वांछित नहीं है। और ऐसी ही हमें शिक्षा प्रक्रिया को बनाना पड़ेगा। यहाँ एक बात मैं अवश्य बतला दूं, अमित जी, जो नई शिक्षा नीति आई है हाँ जी। उसमें कुछ ध्यान इन बातों का रखा गया है कि बच्चों पर ऐसा कोई प्रभाव मानसिक रूप से ना पड़े कि वह बच्चे अपनी शिक्षा में मनोवांछित दाखिला ना मिलने पर कोई तनाव ले लें और तनाव में इस प्रकार के कार्य करें। तो उस तनाव को घटाने का कार्य, बोर्ड की परीक्षाओं को कुछ कम करने का कार्य आदि आदि नई शिक्षा नीति में किया गया है। और साथ ही साथ शिक्षा के साथ संस्कार किस प्रकार से दिए जाएं, ऐसा भी प्रयास है। और मातृभाषा में कैसे बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए, ये भी एक प्रयास है। क्योंकि मातृभाषा में शिक्षा ना मिलना भी तनाव का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। मैं घर पर तो सारा दिन हिंदी सुनता हूँ, बोलता हूँ, कहता हूँ, करता हूँ, बचपन से ही पैदा हुआ तो हिंदी सुनी, लेकिन बाद में अगर पढ़ना पड़ा अंग्रेजी के अंदर, तो पहले तो मैं अंग्रेजी सीखूंगा, फिर उस पढ़ाई को उस अंग्रेजी भाषा में सीखूंगा, तो मेरा जो बौद्धिक स्तर है पहले ही बाकी लोगों से कम हो जाएगा। तो एक हीन भावना मेरे अंदर आएगी कि अरे, जिस विषय को मैं जिस भाषा में पढ़ रहा हूं उस भाषा पर तो मेरा संपूर्ण अधिकार है ही नहीं, क्योंकि वह तो मेरी मातृभाषा ही नहीं है। जी। इसीलिए अभी गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा भी कि मातृभाषा में अधिक अवसर पैदा होंगे बच्चों के रिसर्च करने के, बच्चों के सीखने के, बच्चों के आगे बढ़ने के, क्योंकि वह अपनी माँ बोली में ही अपने विषय को पढ़ेंगे तो विषय को अच्छी प्रकार से भली भांति जी। से समझ करके अधिक अच्छा पढ़ पाएंगे और अच्छा ही वह दे पाएंगे। जी, ऐसा बिल्कुल। मान्यता है। ऐसी ही नई शिक्षा नीति में प्रावधान भी आ रहे जी, हैं। बिल्कुल। जी। ये जो नई शिक्षा नीति अभी लागू की जा रही है, ख़ैर अभी इस पे हम कह सकते हैं कि हाँ, शायद बच्चों पे दबाव कम होगा, 10वीं का जो बोर्ड है उसको समाप्त करा जा रहा है। लेकिन भविष्य में क्या उसके असर आएँगे, वो अभी देखना बाकी है और इसको यही कह सकते हैं कि भविष्य में बच्चों के ऊपर दबाव कम किया जाना चाहिए। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं शिक्षा का जो व्यवसायीकरण की बात अभी आहूजा जी ने की, वो बहुत अधिक हो रहा है और इसी के कारण आज बच्चों पे परफ़ॉर्म करने का दबाव है। वहीं दूसरी ओर सोसाइटी क्या कहेगी, दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा कि मेरा बेटा क्या कर रहा है? तो ये एक जो बात माता-पिता के दिमाग में है, ये भी बच्चे के ऊपर एक दबाव बनाती है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। वहीं हमें देखना होगा कि कहीं बच्चे का व्यवहार तो नहीं बदल रहा, बच्चा किसी को लेकर दबाव में तो नहीं है, उसे दबाव से मुक्त करने का काम भी माता-पिता ही कर सकते हैं। अ, तो ताकि बच्चा अगर कहीं कुछ ऐसी बात सोचे, तो वो माता-पिता की सहायता से उस जो अपना जीवन समाप्त करने की जो सोच है, उससे बाहर निकल सके और एक अच्छा नागरिक और उनका अच्छा परिवार बन सके, परिवार का सदस्य बन सके। आहूजा जी, आज आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, कल फिर धन्यवाद। मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मुद्दे के साथ। आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।